कला की नगरी वडोदरा और वडोदरा के लोग हमेशा ही विश्व फलक पर वडोदरा का नाम ऊंचा करते हुए आए हैं और हमेशा ही आर्टिस्ट के प्रति वीएनएम टीवी का एक अलग से लगाव, एक झुकाव रहा है। क्योंकि कला की नगरी में जब हम रहते हैं तो कला और कलाकारों को प्रमोट करना हमेशा ही हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रेफरेबल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज ऐसी ही एक आर्टिस्ट से, वडोदरा की ही मैं कहूंगी, वडोदरा में फिलहाल रहते हैं, भले बेसिकली वडोदरा से नहीं है, लेकिन वडोदरा जब कर्मभूमि बन जाती है तो बहुत सारे लोग वडोदरा को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं आज आपको एक खास मेहमान से मिलाने वाली हूं। हाल ही में फिल्म आई द साबरमती रिपोर्ट, बहुत सारी सुर्खियां बटोरी इस फिल्म ने, क्योंकि वैसे भी 2002 के जो गुजरात दंगे हैं वो हर गुजराती और गुजरात में बसने वाले नागरिकों के लिए एक दुखती नस समान है। और जब भी साबरमती के उन दंगों की बात आती है, 2002 की वो जो यादें हैं वो हमारे जहन में ताजा हो जाती हैं। द साबरमती रिपोर्ट उसी पर आधारित एक फिल्म और विक्रांत मैसी की वजह से काफी चर्चा में भी रही। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी द्वारा फिल्म को बहुत ज्यादा दिखाया भी जा रहा है गुजरात में। और आज उसी फिल्म की एक अदाकारा अपर्णा मैनन मेरे साथ है। अपर्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। अपर्णा से बात करेंगे ये फिल्म के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये रोल कैसे मिला, और बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करना एक एक्सपीरियंस अलग होता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। अपर्णा, सबसे पहले तो आपके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली आप कहाँ से हैं, कहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ तक का जो सफर है वो। अक्सर जब कोई मुझसे ये सवाल पूछा करता है कि भाई आप कहाँ से हैं, तो इसका जवाब देना एक शब्द में बिल्कुल मुमकिन नहीं हो पाता मेरे लिए, क्योंकि पली बड़ी मैं नोएडा में हूँ, उत्तर प्रदेश में। और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो केरल से है। और फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करने के लिए नोएडा से जो है वडोदरा है। यहाँ पे एमएस यूनिवर्सिटी में मैंने बैचलर्स और मास्टर्स किया ड्रामा में। इसलिए मैंने आपको वडोदरा का ही बोला, जी। आप में पढ़ने वाले सारे लोग वडोदरा के हो जाते हैं। आप बिल्कुल हक से मुझे वडोदरा का कह सकती हैं जी। और फिर यहाँ से होने के बाद मैं दिल्ली वापस गई। वहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है दिल्ली में, वहाँ पे एज एन एक्टर मैंने काम किया। फिर मैं बम्बई गई, 3 साल वहाँ थी और अब वापस यहाँ आई हूँ। तो जर्नी तो बहुत अच्छी रही है, कमाल की। और अगर एक्टिंग से जो जुड़ाव है उसकी बात करें तो मुझे स्कूल में तो मैं बिल्कुल एकदम इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हुआ करती थी। जी। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। ये तो मेरा जो पहला ग्रेजुएशन है जो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, वहां पे मैंने नुक्कड़ नाटक से शुरुआत की और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, ये बहुत अच्छी चीज है, इसी में आगे जाना चाहिए। तो मेरी एक कजिन थी, वो यहीं पे एमएसयू से ही फाइन आर्ट्स कर रही थी, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पे तो परफॉर्मिंग आर्ट्स भी है, तुमको ट्राई करना चाहिए। तो मैंने ट्राई किया, यहाँ आई। कैसे कहाँ से कौन सी कड़ी जुड़ी, मैं यहाँ आई। और मतलब उस समय भी मुझे ऐसा लगा करता था कि यहाँ से नाता तो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि बहुत अलग खुशबू है शहर की। तो फिर यहाँ से करने के बाद मैंने पढ़ाई करी, फिर उसके बाद मैं दिल्ली गई, वहाँ काम किया, थोड़ा बहुत वहाँ भी सीखा। फिर बम्बई और अब वापस यहाँ। तो बहुत अलग अलग जॉनर का थिएटर कह लो, एक्टिंग स्टाइल कह लो, सबसे कल्चर अलग अलग शहरों के, तो सबसे परिचय हुआ, तो अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल, केरल, दिल्ली, मुंबई, नोएडा और गुजरात। वैसे अब जब गुजरात में कोई आ जाता है तो यहाँ से जल्दी वापस नहीं जाना चाहता। और अगर बात वडोदरा शहर की हो, यहाँ की खुशबू अलग है। जैसे उन्होंने कहा, यहाँ जो कला है हर तरह बिखरी पड़ी है और जो कल्चर है वो हर व्यक्ति के जहन में बसता है। और इसलिए यहाँ के लोगों को और यहाँ की कला को, यहाँ की संस्कृति को बहुत पसंद किया जाता है। और हम सब तो बहुत प्राउड बरोडियन है ही, अब जो बाहर के लोग आते हैं वो भी बहुत गर्व से बड़ौदा को पसंद करते हैं। मैम, आपने कहा कि आप थिएटर से जुड़ी और फिर यहाँ आपने शुरुआत की। ये फिल्म तक का सफर कहाँ से हुआ, कैसे ये फिल्म आपको मिली? इस फिल्म के लिए मुझे बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से ऑडिशन के लिए कॉल आया था। और उन्होंने बोला ऐसे ऐसे विक्रांत मैसी हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताया। वो एग्जैक्ट स्क्रिप्ट तो पूरी तरीके से शेयर नहीं करते। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। विक्रांत मैसी जी का नाम सुन के और कॉन्सेप्ट सुन के मुझे खास करके लगा कि नहीं, इसके लिए तो ऑडिशन देना चाहिए। तो मैंने ऑडिशन दिया। अब ऐसे हम एक्टर्स जो हैं हजारों प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन देते रहते हैं, बट किस में क्लिक हो जाए नहीं हो जाए ये अब बंदा कह नहीं सकता। तो फिर मैं ऑडिशन, वहां पे हमारे सीनियर लोग भी यही कहते हैं कि भाई ऑडिशन दो और भूल जाओ। फिर एकदम ऐसे नजर टिका के बस बैठो, उम्मीद मत करो कि भाई आएगा ही। नहीं तो फिर आपको डिप्रेशन का सामना भी करना पड़ता है जी, कोई चीज का अच्छा फीडबैक नहीं मिला। वही और वो एंशियस फील होता रहेगा। तो फिर हमने वो सीख लिया कि चलो ठीक है, नहीं। तो एक दिन मैं ऐसे ही दोस्तों के साथ बैठी हुई थी, मुझे
कॉल आया तो मैं बड़ी उछलने लगी, मैंने बोला क्या मतलब मेरा हो गया, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि डायरेक्टर को भी और कास्टिंग डायरेक्टर को सभी को आपका ऑडिशन बहुत पसंद आया और आप ये पार्ट कर रहे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सेट पे जाना भी अपने आप में एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। जी। अब आप सोच रहे होंगे ना कि अपर्णा को द साबरमती रिपोर्ट में आप ढूंढ रहे होंगे ना, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। मैंने देखी है फिल्म और आपने भी जरूर देखी होगी और अब तक सोच भी लिया होगा कि हमने इन्हें कौन से रोल में देखा है। ये जो रोल था किस तरह से चैलेंजिंग रहा आपके लिए? भले ही बहुत छोटा सा रोल था लेकिन यू वर इम्पैक्टिव। तो मैम एक्चुअली लॉयर से असली जिंदगी में उतना पाला पढ़ा नहीं है थैंकफुली। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था कि एज अ लॉयर भी है, प्रोफेशनल लॉयर है, ठीक है, और उसकी दोस्त भी है। मतलब मुझे ये ब्रीफिंग मिली डायरेक्टर से कि आप दोस्त भी हो तो आप एक फेवर भी कर रहे हो, यानी आपका इमोशनल अटैचमेंट भी है, एट द सेम टाइम आप बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि आप प्रोफेशनली वहां पे प्रेजेंट है। तो वो इमोशन क्रैक करना थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग था, मुझे ऐसा फील हुआ। बट वहां जब मैं गई थी तो फ्रैंकली अगर मैं बोलूँ तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, लोग इतने बड़े बड़े लोगों के नाम सुन के ही कि मैंने कहा कि मेरे को एक्टर हैं भाई, मैं डायलॉग वायलॉग भूल गई, कुछ अगर दिक्कत हो गई मुझे तो वो मुझे लग रहा था ऐसा। बट वहां जाके सबने मिलके मतलब बहुत कंफर्टेबल माहौल था और बहुत अच्छे से काम हुआ। विक्रांत मैसी एक बहुत बड़ा नाम और आजकल तो बहुत क्रश जैसे बने हुए हैं, वो बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। कैसा रहा उनके साथ काम करने का अनुभव? मैम उनके साथ काम करने का अनुभव आपको मौका उनके साथ नहीं मिला होगा? नहीं, मैंने उन्हीं के साथ काम किया क्योंकि मैम मेरा सीन भी उन्हीं के साथ है और साथ में ही हमारा शूट हुआ। तो शूटिंग के पहले दिन पे ही हम लोग मिले और मैं बैठी हुई थी, एकदम से किसी ने ऐसा सेट पे बोला कि विक्रांत सर इज कमिंग एंड आई वाज ऑल ओह और मतलब मेरे दिल की धड़कन यहाँ गले तक आ गई। मैंने कहा चलो जी। बट व्हेन ही केम एंड ही सैट बिसाइड मी, ही वाज रीडिंग द स्क्रिप्ट एंड मतलब सबसे पहले तो आके उन्होंने बोला हाय आई एम विक्रांत। तो मतलब वो खुद को ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि जैसे वो नए एक्टर हो और मतलब कि मैंने कहा ऑफ कोर्स सर आई नो यू। मैंने बोला सर माय नेम इज अपर्णा। बैठी हुई थी, फिर उन्होंने कुछ बातें करनी खुद ही शुरू करी, ये वो ऐसा आप कहाँ से हो, ऐसा वैसा बहुत अच्छे से बात करी। फिर पूरा कंफर्टेबल कर दिया, मतलब एकदम ऐसा बहुत कंफर्टेबल हो गया। तो मैं समझ गई कि इनके साथ काम करने में तो मजा आएगा। उसके बाद डायरेक्टर भी आए तो उन्होंने भी हमें स्टोरी के बारे में और कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ किया तो मजेदार रहा। और विक्रांत जी के बारे में स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगी कि वो बहुत ज्यादा, एक तो शांत माहौल उनको बहुत पसंद है सेट पे, तो वो डिसिप्लिन उनको चाहिए रहता है। तब ही इज वेरी क्लियर कि भाई शोर नहीं होना चाहिए। और आपने जैसे देखा होगा उनका कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा इंटेंस था, गंभीर जैसा था। बिल्कुल जी। और उनके साथ जिस तरह से वो वाकया पेश आते हैं, हाँ, तो उनको कंसंट्रेट करना था और वो मतलब सेट वालों ने उनको वो माहौल दिया भी। एंड वो को एक्टर हो या जूनियर्स हो, मतलब कोई भी हो, वो सबको इक्वली रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं। तो ये भी बात मुझे उनसे सीखने को मिली। जी बिल्कुल, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है और ये जाना है कि जो बड़े एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो एक अलग ही उनका दूसरों से पेश आने का जो तरीका होता है वो बहुत अलग होता है और शायद इसीलिए वो उस मकाम तक पहुंचते हैं जहां बहुत ऊपर ऊंचाई पर रहकर आप नीचे वाले लोगों को देख नहीं सकते हैं। लेकिन जो लोग वाकई में बहुत ऊपर चले जाते हैं, ज्यादातर लोग बहुत हम्बल और सबको साथ लेकर चलना पसंद करते हैं। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की शूटिंग मैम कहाँ हुई, कितने दिन लगे और आपको रीटेक होते होंगे? रीटेक ऑफ कोर्स होते हैं क्योंकि कभी कभी एक्टर का फंबल हो जाता है, कभी टेक्निकल मामला होता है। तो रीटेक्स होते, मुंबई में हुई थी शूट और मैंने 3 से 4 दिन के करीब शूट किया था। जी, आपको लॉयर बनना था और एक गंभीर मामले को पेश करना था, तो वो सारी चीजें आपने दिमाग में बिठाई, एक पूरा माइंडसेट तैयार करना पड़ा होगा? जी, माइंडसेट तैयार करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है बिकॉज आपको वो माहौल क्रिएट करना पड़ता है क्योंकि सेट में वैसे ही भागा दौड़ी है, बहुत कुछ चल रहा है और जब एकदम से एक्शन होता है तो आपको उसमें माहौल, तो उसके लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश। जी। और लॉयर का बॉडी लैंग्वेज वगैरह स्टडी किया होगा आपने? हाँ, मैंने स्टडी भी किया और मतलब जो फिल्में देखी हैं उसमें से भी, और मैंने आम लाइफ में मतलब मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं लॉयर्स, तो मैंने उनसे भी बात करी तो उन्होंने मुझे ये बोला कि हम भी देख इंसान ही होते हैं। तो मुझे उनसे एक ये सीखने को मिला कि
एक कैरेक्टर को मैं एक ह्यूमन लेवल पे ही ट्रीट करूं, कुछ अलग से आर्टिफिशियल बॉडी लैंग्वेज ना देने की कोशिश करूं, तो मेरी कोशिश यही रही है, बट वो प्रोफेशनलिज्म भी मेंटेन रहे। यस, प्रोफेशनलिज्म। वैसे जब आप एक किरदार करते हैं तो अगर आप डॉक्टर को देखेंगे तो उनकी चाल में आपको एक अलग चीज नजर आ जाएगी, और वो उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ कॉन्फिडेंस होता है, और एक्टर होता है वो हर क्षेत्र को जी लेता है, और इसीलिए फिर जब वो फिल्म पर्दे पर, बड़े पर्दे पर उभर कर आती है तो आप वाव बोले बिना नहीं रह सकते हैं। बहुत तारीफ हुई है इस फिल्म की, और हाल ही में बहुत ज्यादा वडोदरा में और गुजरात के सभी शहरों में इसे दिखाया जा रहा है। कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री भी कर दिया गया, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना से जुड़ा हुआ पूरा मामला था। इसे हर व्यक्ति को दिखाया भी जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? एक प्रोपेगेंडा के तहत ये आगे बढ़ाया जा रहा है? एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं कहना चाहूंगी, और मुझे लगता है कि हर मतलब इस चीज को ऐसे ही लिया जाए कि एक पर्सपेक्टिव है। कोई कितने भी आंकलन कर ले, कितनी भी कहानियां बाहर आ जाए, पर जिसने वो कहानी जी नहीं है, मुझे लगता है कि उसका एक दृष्टिकोण अलग रहता है कहानी को समझने का और लोगों को दिखाने का। तो मैं यही कहना चाहूंगी इस बारे में कि हाँ, इसे कहानी की तरफ एक कोशिश की गई है। प्रोपेगेंडा मैं नहीं मानूंगी इसको। जी, चलिए, जब एक अच्छी फिल्म आती है, फिल्में हमेशा ही अच्छी होती है, उसे बनाने वालों ने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है। हो सकता है वो इकोनॉमिकली थोड़ी सी हिट हो, फ्लॉप हो, थोड़ी सी कम कमाई करे, ज्यादा कमाई करे, लेकिन उसमें काम करने वाले जो किरदार होते हैं, जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, वो अपनी पूरी मेहनत करते हैं। जो क्रू कास्ट होता है, जो कैमरे के बिहाइंड काम करते हैं, उन सब की बहुत ज्यादा मेहनत होती है। हम तो इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें पता होता है कि आपके सामने आने से पहले बहुत सारी चीजें होती है, उसके बाद हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। अपर्णा जी, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके? ओके, तो एक वेब सीरीज अपकमिंग है, मुझे नहीं पता कब रिलीज होगी। Amazon प्राइम पे आने वाली है, खौफ, हॉरर जॉनर की है, तो उसमें भी मैंने एक छोटा सा किरदार किया है। और कौस्तव नाम की एक मूवी, मतलब ये उस टाइम वर्किंग टाइटल वही था, अभी अगर कुछ नेम चेंज हो तो, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ एक सीन है मेरा जो मजेदार है। जी, आपका जो लुक है, खासकर कर्ली हेयर, वो आपको रोल दिलाने में काफी फायदेमंद साबित होगा, मतलब बहुत इसका इम्पैक्ट आता होगा। जी, मतलब मुझे मालूम नहीं है दरअसल, बट अगर जब मैं कहीं पे ऑडिशन वगैरह देने जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि हाँ, मतलब तेरा तो एड फेस है, बिकॉज एड में यूजुअली आई थिंक कर्ली बाल और ये सब प्रेफर होता है, तो बोलते हैं एड फेस है, ये है, वो है। तो मैं एग्जैक्टली कह नहीं सकती कि बाल के वजह से फायदा हो रहा है या नहीं, बट हाँ, ये मेरे जीन्स की वजह से मेरे बाल ऐसे हैं, तो मुझे बहुत प्रिय है। जी बिल्कुल। जी। अब जो सिनेमा का क्षेत्र है बहुत बदल गया है। थिएटर पहले हम देखते थे, नाटक देखते थे, और फिर फिल्में आई, फिल्में देखने लगे, और अब फिल्मों से भी हटकर हम अपने अपने ड्राइंग रूम में ही बड़े स्क्रीन पर शिफ्ट हो गए हैं, जहां हम वेब सीरीज देखते हैं, अलग अलग अब OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। ये बदलता दौर है पूरा, कैसे देखते हैं आप इसे? मुझे लगता है कि चेंज जो है वही एक, जैसे कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग, तो आई बिलीव इन दैट। मुझे लगता है ये जरूरी भी है, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है कि इतना चेंज ना हो जाए कि हम ओरिजिनलिटी या रूट्स या ओरिजिनल सोर्सेस को ही भूल जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं, मतलब आप भी मेरे बारे में ये बोली चुके हैं, मैं थिएटर पर्सन हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर जब हम कर रहे हैं तो एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब अच्छा परफॉर्मेंस तो दिखाना ही है, उसको शॉर्ट भी रखना है और इतना इंटरेस्टिंग रखना है कि बंदा बीच में जो है फोन निकाल के टुक टुक ना करने लग जाए। यस, बिल्कुल। तो एक लाइव मीडियम को जितनी रिस्पेक्ट चाहिए, वो रिस्पेक्ट देने के लिए आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये स्कैरी भी है, चैलेंजिंग भी है, और अनअवॉइडेबल भी है, मतलब मुझे ऐसा फील होता है। और ये जो बदलता दौर है, थिएटर थोड़ा सा पीछे छूटता जा रहा है, ऐसा महसूस करते हैं आप? थोड़ा बहुत, क्योंकि वही है कि ये अभी लोगों के पास पेशेंस नहीं होता, और अगर घर पे बैठे बैठे कोई देख पा रहा है तो लोग तो आजकल थिएटर भी जाना प्रेफर नहीं करते कि घर पे ही बैठे रहो, तो वहां तक तो क्यों ही जाएंगे वो। प्लस आई डोंट नो, ये थोड़ा सा है कि फॉर थिएटर लोगों को लगता है कि पैसा खर्चा करना फिजूल है, या थोड़ा सा ऐसे मन वो काटने लग जाता है उस बात को कि नहीं, इसमें तो क्यों ही करे, इससे अच्छा तो फिल्म देख लें। बिल्कुल। तो दोनों बहुत अलग मीडियम है, दोनों की उतनी रिस्पेक्ट है, उतनी वैल्यू है, बट वो एक की थोड़ी कम होती जा रही है, तो ये बात तो सही है। पर मुझे पता है थिएटर वाले लोग फिल्मों से ज्यादा, सिनेमा से ज्यादा थिएटर पसंद करते हैं। बिल्कुल, वो तो पहला प्यार रहता ही है ना जी, क्योंकि वहां आपको जो अदाकारी दिखाने का मौका मिलता है, इतना आप लोग बिल्कुल अनफिल्टर्ड होते हैं। जी,
और सबसे बड़ी बात वहां पे हमें ऑडियंस का लाइव रिस्पॉन्स मिलता है, तो हमें भी बहुत नई चीजें मिलती है, एक जुड़ाव होता है। तो हाँ, अगर मुझसे भी आप पर्सनली पूछेंगे तो मैं यही बोलूंगी कि थिएटर मेरा पहला प्यार है। जी चलिए, एक आखिरी सवाल और जरूर पूछना चाहूंगी। अपर्णा मैनन अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? क्या रोल्स आपके जहन में है कि मुझे ऐसा कुछ करना है, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये मेरा ड्रीम रोल है, या उस हीरोइन के जैसा वो रोल मुझे करना है? जी, तो हाईवे मूवी मेरी फेवरेट है, और उसमें आलिया भट्ट ने जो कैरेक्टर किया था और जिस तरीके से वो पूरी फिल्म दिखाई गई है, मैं उस तरीके का कुछ काम करने का ड्रीम करती हूँ, क्योंकि वो बहुत नेचुरल है। जी। और इस क्षेत्र में आने वाली लड़कियां खासकर थोड़ा सा लगता है कि फील्ड थोड़ा अलग है। पेरेंट्स जो हैं, सोसाइटी जो है, थोड़ा सा सोचती हैं कि फिल्मों वाले लोग थोड़े से अलग हो सकते हैं। उनके लिए भी एक मैसेज जरूर मैं लेना चाहती हूँ। ये हमेशा जुड़ा रहता है, खासकर बॉलीवुड से ज्यादा। अब तो सीरियल्स का इतना बड़ा क्षेत्र बन गया है, लोग थोड़ा समझते हैं कि यहाँ कॉम्प्रोमाइज बहुत करना पड़ता है, यहाँ आपको कास्टिंग काउच वगैरह का सामना करना पड़ता है। तो आपके सामने कभी कुछ ऐसी घटनाएं आई? नहीं, मेरे सामने फ्रैंकली ऐसी कोई घटनाएं नहीं आई। मतलब मैं काफी लकी रही हूँ इस मामले में। तो मतलब मैं स्पेशली उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि जिनको दोस्तों से, सीनियर से या किसी से भी, आजू बाजू वालों से कहानियों पे विश्वास ना करें, क्योंकि हर किसी की कहानी अलग लिखी हुई होती है। आप अगर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं किसी को सजेशन दूं कि भाई ऐसा हुआ है, मत करना, उसके लिए अलग चीजें वर्क करेगी, मेरे लिए अलग चीजें। तो अगर मेरे ड्रीम्स है तो मुझे हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। और दूसरी बात, पेरेंट्स की जो है, पेरेंट्स से कुछ भी छुपाओ मत, उनको सबसे ज्यादा मतलब डिटेल पे डिटेल दो, ताकि उनको यकीन हो, क्योंकि उनके लिए पूरी नई दुनिया है। वो घबराएंगे। मेरे पेरेंट्स भी शुरू में बहुत घबराते थे। मेरे थिएटर की रिहर्सल्स होती थी, मैं लेट हो जाती थी उनको फोन करने में, तो उनको टेंशन। तो मैंने उन लोगों को यहाँ बुलाया, मैंने कहा देखो यूं काम होता है। तो अगर आप उनको अपनी लाइफ का, इस प्रोफेशनल लाइफ का भी पार्ट उतना ही बनाएंगे, तो वो उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी ये फील्ड में बहुत ज्यादा स्कोप है गर्ल्स के लिए भी। जी। और अगर आप कुछ सोच लेते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि फिर सीमाएं आपके लिए काम नहीं करती हैं, आप उससे बियॉन्ड ही जा सकते हैं। अपर्णा, बहुत सारी बेस्ट विशेस पूरे वडोदरा की ओर से, वीएनएम टीवी की ओर से, पूरे गुजरात की ओर से और पूरे भारत देश की ओर से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें भी बहुत अच्छा लगा। और आप जैसे आर्टिस्ट, उन्हें बढ़ावा देना, उन्हें आप सबके सामने लाना हमारी पहली कोशिश रहती है, क्योंकि जब भी एक आर्टिस्ट से हम मिलते हैं, दूसरी बार उनका कुछ भी देखते हैं, हम सीधा कनेक्शन महसूस करते हैं कि अरे इनको तो हमने सुना है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आर्टिस्ट को हम दिल से अपनाएं, उनकी कला को अपनाएं, फिल्मों को देखें, थिएटर को देखें, और जरूरी है थिएटर में जाकर देखें। अब हम नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत मेहनत है इस फील्ड में, और बहुत मेहनत के बाद ये सारे जो आर्टिस्ट हैं वो आगे बढ़ते हैं। अपना बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? आपको मजा आया ना इतनी लाइवली एक लड़की से मिलकर, और जिन्हें हम बड़े पर्दों पर देखते हैं उनसे मिलना हमेशा ही एक अच्छा थ्रिल रहता है, और वीएनएम टीवी के जरिए ये सब पॉसिबल होता है। आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर नए आए हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, जरूर शेयर कीजिए ये पूरा टॉक, अपर्णा को घर घर तक पहुंचा दीजिए, हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर के मोबाइल फोन तक पहुंचा दीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।